हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम करेंगे सामाजिक विज्ञान में कक्षा 10वीं के लिए वर्कशीट नंबर 32, जो आपकी 17 सितंबर की वर्कशीट है। इसके अंदर हम पढ़ रहे हैं यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, और इसके अंदर आज हम करेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद का क्रमिक विकास। क्रमिक मतलब क्रमवार, एक क्रम से दूसरे, एक से दूसरे पड़ाव पे जैसे पहुंचते गए, उसके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, सो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आई फ्रांसीसी क्रांति, जिसने राष्ट्रवाद की भावना सबसे पहले लोगों के अंदर विकसित की। उसके बाद में नागरिक संहिता आई 1804 में, उसके कारण भी लोग जागरूक हुए। फिर वियना की संधि 1815 में की गई। फिर उदारवादियों की क्रांति आई 1848 के अंदर। जर्मनी का एकीकरण हुआ फिर 1866 से लेकर 1871 तक। फिर इटली का एकीकरण हुआ 1859 से लेकर 1871 तक। तो ये कुछ क्रम थे, कुछ पड़ाव थे जो यूरोप के राष्ट्रवाद के आने के अंदर आए थे। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति ने आरंभ में ही फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने एक ऐसे कदम उठाए जिससे फ्रांसीसी लोगों की एक सामूहिक पहचान, राष्ट्रवाद की भावना पैदा हो गई। जब फ्रांसीसी क्रांति आई ना, ये जो ऊपर हमने स्टेप्स किए हैं उनको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करके देखते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो फ्रांसीसी क्रांति था, तो जब फ्रांसीसी क्रांति शुरू में आई थी तो उसने कुछ ऐसे कदम उठा लिए जिससे जो फ्रांस के लोग थे ना, उनके बीच में राष्ट्रवाद की भावना जो थी वो पैदा हो गई। ठीक है, उसके बाद में नेपोलियन जो था, उसने जो प्रशासनिक क्षेत्र था उसके अंदर क्रांतिकारी सुधार जो है वो किए। 1804 के अंदर नागरिक संहिता जो लेके आया, जिसको नेपोलियन की संहिता भी कहा जाता है। इसके अलावा यूरोप में 19वीं सदी में शुरुआती दशकों में राष्ट्रीय एकता से संबंधित विचार उदारवाद से जुड़े हुए थे, यानी कि उदारवाद की क्रांति जो आई उसने भी काफ़ी जो अपना प्रभाव है राष्ट्रवाद के ऊपर, यानी कि राष्ट्रवादी भावना के ऊपर डाला। उसके बाद देखिए फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्रवाद। फ्रांसीसी क्रांति का क्या योगदान था राष्ट्रवाद के अंदर? फ्रांसीसी क्रांति के कारण संविधान बना और संविधान पर आधारित शासन होने लगा। ठीक है, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व जैसे विचार जो है वो लोगों के अंदर आने शुरू हो गए। एक नया फ्रांसीसी तिरंगा जो है वो बनाया गया। नेशनल असेंबली बनाई गई। आंतरिक आयात और निर्यात शुल्क समाप्त कर माप तोल एक समान व्यवस्था जो है वो लेके आए। अंदर जो टैक्सेस लगते थे उनको खत्म कर दिया गया। आने जाने के जो टैक्सेस लगते थे, फ्रेंच को जो राष्ट्रभाषा है वो बना दिया गया। ठीक है, ये तो था फ्रांस की क्रांति और राष्ट्रवाद कैसे आया। अब बात करते हैं जो नेपोलियन के कोड थे 1804 के अंदर जो आए थे, उनकी बात करते हैं। ठीक है, 1804 की नागरिक संहिता की बाद में बात करते हैं। जन्म पर आधारित विशेष अधिकारों की समाप्ति कर दी गई, यानी कि कोई अगर राजा का बेटा है तो उसको जन्म लेने पे काफ़ी सारे अधिकार मिलते हैं, तो वो खत्म कर दिए गए। सबको बराबर कर दिया गया, जन्म से कोई अधिकार नहीं होगा। आपको जो अधिकार मिलेंगे वो आपको आपकी संविधान के अनुसार मिलेंगे। कानून के सामने समानता और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित रखा गया। कानून के सामने सब बराबर हैं, इस विचार को प्रस्तुत किया गया, और संपत्ति का भी जो अधिकार था उसको भी सुरक्षित किया गया। प्रशासनिक विभाजन जो किए गए थे, एडमिनिस्ट्रेशन जो की गई थी, ब्लॉक्स जो बनाए गए थे, उनको सरल किया गया। सामंती व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, जमींदारी और सामंती व्यवस्था जो थी, किसानों को दासत्व जो दास बन के वो रहते थे, और जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति मिल गई, यानी कि दास बन के जो वो रहते थे उनको दास नहीं बनना पड़ता था, उनको एक ढंग से स्वतंत्र कर दिया गया था। शहरों में कारीगरों की श्रेणी, संघों के नियंत्रणों को हटा दिया गया। शहरों में जो कारीगर होते थे उनकी जो श्रेणी होती थी, उनके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए होते थे, उनको भी क्या किया था, हटा दिया गया था। उसके बाद है उदारवादी राष्ट्रवाद। राजनीतिक व आर्थिक क्षेत्र में उदारवादी राष्ट्रवाद कैसे था? तो सहमति पर आधारित सरकार, अर्थात राजतंत्र का अंत। सबकी सहमति पे जो एक सरकार बनाना, ठीक है, और राजतंत्र जो था, यानी कि राजा से उसका बेटा ही राजा बनेगा, फिर उसका बेटा राजा बनेगा, इस चीज को खत्म करना। संविधान आधारित शासन, संविधान बना और उसके आधार पर शासन व्यवस्था होनी चाहिए। संसदीय सरकार आई और प्रतिनिधि जो है वो चुने जाने लगे। लोग अपने पसंद का प्रतिनिधि चुन के क्या करते थे, आगे भेजते थे अपने अधिकारों के लिए। विशेष अधिकारों का अंत कर दिया गया। जिन लोगों को विशेष अधिकार दिए जाते थे, कुछ अलग से सुविधाएं दी जाती थी, वो खत्म कर दी गई। कानूनों के समक्ष समानता, कानून के समक्ष जो है सारे समान हैं, सब एक समान है, सबको एक नज़र से कानून देखेगा। मताधिकार का समर्थन, लेकिन सबके लिए नहीं। मताधिकार यानी कि वोट देने का अधिकार दिया गया, लेकिन सबके लिए नहीं था, वो कुछ लोगों के लिए था। मुफ्त बाजार मुफ्त कर दिए गए, कोई टैक्स नहीं लगता था आयात निर्यात करने के ऊपर। वस्तुओं एवं सेवाओं पर प्रतिबंधों से मुक्ति, और कई वस्तुओं और सेवाओं के ऊपर जैसे प्रतिबंध लगा था कि उसको नहीं मिल सकती, ऐसे नहीं मिल सकती, आप यहाँ के हो तो नहीं मिल सकती, उनको भी खत्म कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद में देख लेते हैं क्वेश्चंस को। टोटल 4 क्वेश्चंस हैं, चलते हैं क्वेश्चंस पे, क्वेश्चन के आंसर्स पे, और उनको डिस्कस करते हैं।
तो बच्चे पहला क्वेश्चन देखिए, 1804 की नागरिक संहिताओं की विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। सबसे पहले क्या है हमारे पास, जो 1804 की नागरिक संहिताएं थी, उनको जो नेपोलियन है उसकी संहिताएं भी बोला जाता है। सबसे पहले उसमें जो हमारे पास जन्म के आधार पर सभी विशेष अधिकारों का पालन किया, ठीक है। उसके अलावा कानून के सामने सभी बराबर हो गए। उन्होंने सामंती व्यवस्था को समाप्त कर दिया और किसानों को सरफान और मर्दाना कर्तव्यों से मुक्त कर दिया। उसने संपत्ति के अधिकार जो है वो सुरक्षित कर दिए गए। उसने शहरों में प्रचलित शिल्प मंडलियों द्वारा लगाई गई पाबंदियों को भी समाप्त कर दिया गया। यातायात और संचार के साधनों में भी सुधार हुआ। तो ये कुछ विशेषताएं थी उसकी, जो उसने विशेष काम जो किए थे, ठीक है। उसके बाद में है दूसरा क्वेश्चन, फ्रांसीसी क्रांति ने राष्ट्रवाद के विचारों को किस प्रकार मजबूत किया। तो फ्रांसीसी क्रांतिकारी जो थे, क्रांतिकारियों ने लोगों को एक साझा पहचान की भावना स्थापित करने के लिए कई कदम जो है वो उठाए थे, ठीक है। साझी पहचान की भावना, यूनिटी की बात करते हैं। एक पितृभूमि और उसके नागरिकों की भावना का प्रचार, जिससे एक ऐसे समाज की अवधारणा को बल मिले जिससे वह लोगों का संविधान से समान अधिकार प्राप्त हो। राजसी प्रतीक को हटाकर एक नए फ्रांसीसी झंडे का इस्तेमाल किया गया जो तिरंगा था, 3 रंग का जो था। राष्ट्र के नाम पर नए स्तुति गीत बनाए गए और शपथ लिए गए। शहीदों को नमन किया गया, जैसे वो स्टैचू हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था ना, स्टैचू ऑफ लिबर्टी को, स्वतंत्रता की जो देवी थी उसको, मूर्ति थी जो, उसको। एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था बनाई गई जिसने सभी नागरिकों के लिए एक जैसे नियम जो है वो बनाए थे। तो ये फ्रांसीसी क्रांति जो थी उसके कारण जो है ये पॉसिबल हो सका, राष्ट्रवाद का विचार जो था वो लोगों के अंदर पनप सका। उसके बाद में है उदारवादी राष्ट्रवाद की विशेषताओं को लिखिए। उदारवाद बाजारों की स्वतंत्रता के लिए खड़ा था। वे वस्तुओं और पूंजी के आंदोलन पर राज्य के सभी प्रतिबंधों को हटाना चाहते थे। उदारवादी एक एकीकृत आर्थिक क्षेत्र चाहते थे। कई जर्मन राज्यों द्वारा शामिल किए गए पर्शिया से एक सीमा शुल्क संग सभी शुल्कों को हटा दिया जाए। मुद्राओं को 30 से घटाकर 2 कर दिया जाए, ठीक है। जो पहले क्या होते थे, किसी राज्य की सीमा के अंदर अगर आपको प्रवेश करना है ना तो आपको कर देना पड़ता था, ठीक है। तो वो 30 मुद्राओं से घटाकर 2 मुद्राएं कर दिया, ठीक है। आर्थिक राष्ट्रवाद और एकीकरण ने राष्ट्रवादी भावनाओं को आगे बढ़ाया, और आर्थिक राष्ट्रवाद और एकीकरण ने जो राष्ट्रवादी भावनाएं थी उनको आगे की तरफ बढ़ाया, प्रोत्साहित किया। उसके बाद में है फ्रांसीसी क्रांति के किन विचारों से आप सबसे अधिक प्रभावित हुए। तो मेरे पास जो मैं जिस विचार से सबसे अधिक प्रभावित हुई वो थी स्वतंत्रता, ठीक है। स्वतंत्रता यानी कि लिबर्टी 18वीं शताब्दी में के संबंध में थी। स्वतंत्रता का मतलब सभी प्रकार की यातनाओं, दुर्व्यवहारों से मुक्ति थी। राज्य उत्पीड़न का एक और उदाहरण सम्राट आलोचना या चर्च की आलोचनाओं वाले प्रकाशनों से का सेंसरशिप था, ठीक है। सो ये था मेरे हिसाब से। इसके अलावा आप जो भाईचारा है वो लिख सकते हो, ठीक है। इक्वालिटी यानी कि समानता है वो लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। पर मेरे को जो सबसे ज़्यादा अच्छी लगी कि लोगों ने अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाई और अपने आप को स्वतंत्र करवाया, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 and 4। उसके बाद में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। उसके बाद है हमारा लास्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1। इसी के साथ हमारी वर्कशीट यहाँ पे खत्म होती है।